बच्चों इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉर्मल मोड ऑफ एनालिसिस ऑफ वाटर। तो बच्चों नॉर्मल मोड एनालिसिस में मतलब हम वाइब्रेशनल मोड की यहाँ पर बात करेंगे, वाइब्रेशंस की। तो वाइब्रेशन बच्चों जो है, जो मॉलिक्यूल्स हैं के बॉन्ड्स हैं वो बच्चों रिजिड नहीं होते। बच्चों क्या होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये मॉडल बनाया हुआ है, स्प्रिंग स्ट्रेचेबल होते हैं बच्चों। स्ट्रेचिंग मोड जब ये स्ट्रेच कंप्रेस और एक्सपेंड कंप्रेस एक्सपेंड करते रहते हैं बच्चों। बेंडिंग मोड किसको बोलते हैं, जब ये मॉलिक्यूल को बॉन्ड डिक्रीज होता रहता है। तो ये जो नॉर्मल मोड ऑफ एनालिसिस है बच्चों, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इनकी सिमेट्री को देखेंगे। यहाँ पर इसकी ग्रुप थ्योरी में जो स्टडी करने वाले हैं कि ये जो नॉर्मल मोड ऑफ एनालिसिस मतलब जो ये नॉर्मल मोड वाइब्रेशंस हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, तो इनकी जो सिमेट्री होती है बच्चों वो क्या रहती है, उसी की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और जहाँ पर नीड होगी वहाँ पर मैं इस मॉडल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों नोट्स में चलते हैं और वहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्टडी करनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये नेट कैट और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। नॉर्मल मोड एनालिसिस में नोट्स में आ चुका हूँ, आप देख रहे होंगे नॉर्मल मोड एनालिसिस। तो यहाँ पर कुछ बच्चों बेसिक चीज़ों की बात करेंगे, जो कि टोटल मोड कितने हैं। टोटल मोड जो बच्चों होते हैं, जो बुक में लिखा 3n टोटल मोड होते हैं, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई मॉलिक्यूल है तो n यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हो गए। n क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स हो गए, नंबर ऑफ एटम। तो 3n मतलब उसके अंदर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कितने तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल में 3n टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, जहाँ की n नंबर ऑफ एटम। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है तो n क्या हो गया बच्चों, इसके लिए 3 हो गया। और कोई और मॉलिक्यूल मान लिया HCl है तो उसके लिए n क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो ये नंबर ऑफ एटम्स है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने तरह के वो बच्चों क्या हो सकता है, ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, वाइब्रेट कर सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, रोटेशन हो सकता है। तो रोटेशन का मतलब मॉलिक्यूल रोटेट करना, वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेट करना, ट्रांसलेशन का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेट लाइन में मूव करना, जैसे कि ट्रक हो रहा है रोड पे, चीजें व्हीकल चल रहे हैं, वो ट्रांसलेशन मोशन कहलाता है स्ट्रेट लाइन में। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है बच्चों 3n होती है। अगर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। वाइब्रेशनल मोड की यहाँ पर हम बात करने वाले, वही हमें कैलकुलेट करना है। और रोटेशन बच्चों 2 तरह के हैं। अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है 3 होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 2 होते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो टोटल 3n माइनस कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे। 6 कहाँ से है, 3 + 3 से। वाइब्रेशन हमें निकालना था। ये इक्वेशन किसके बराबर है, 3n की। और तो ये बच्चों नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हो गया। लीनियर मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तो कितना वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बच्चों, 3n - 5 आएगा। 5 क्या है बच्चों, वहां पर रोटेट 3n में से आप माइनस क्या करो, ट्रांसलेशन और रोटेशन माइनस करो तो वाइब्रेशन निकल कर आ रहा है। लीनियर की बात कर रहे हैं तो बच्चों ट्रांसलेशन तो 3 रहते हैं, लीनियर में रोटेशन 2 हो जाते हैं। तो वाइब्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3n - 5 फार्मूला 3n - 6। तो ये चीज यहाँ पे बुक में समझा रखी है बच्चों, इसको देखते हैं। ए मॉलिक्यूल विद एन एटम हैज ए टोटल 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कोरस्पॉन्ड टू ट्रांसलेशन एंड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कोरस्पॉन्ड टू रोटेशन मोशन। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसके 2 हो जाएंगे। तो द रिमेनिंग जो बचे, इसका मतलब 3n - 6 बचे, और लीनियर के लिए 3n - 5 बचे। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ड्यू टू वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशन मोशन के वजह से जो मोशन होंगे बच्चों, कितने, 3n - 6 होंगे या 3n - 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेफ्ट रहे। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड नॉर्मल मोड्स। ये वाइब्रेशन क्या कहलाते हैं बच्चों, दीज वाइब्रेशन, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत, कंफ्यूजन, नॉर्मल मोड्स कहलाते हैं। यही वाइब्रेशन, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड नॉर्मल मोड्स, विच आर फर्दर, नॉर्मल मोड्स बच्चों फर्दर डिवाइडेड है। नॉर्मल मोड फर्दर डिवाइडेड है स्ट्रेचिंग में और बेंडिंग में। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है बच्चों, और क्या है, बेंडिंग, या फिर यहाँ पर इन फर्दर डिवाइडेड स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग मोड्स में। तो नॉर्मल मोड जो है फर्दर डिवाइडेड है बच्चों स्ट्रेचिंग बैंड में, और स्ट्रेचिंग में और बेंडिंग में। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सिमेट्री, इनकी सिमेट्री फाइंड करनी है, डिटरमाइन सिमेट्री ऑफ दिस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कंसीडर्ड। तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो है हमने कंसीडर किया जाता है फॉर द मॉलिक्यूल बाय चूजिंग वैरायटी ऑफ बेसिस सिस्टम। तो यहाँ पर 2 वैरायटी ऑफ बेसिस सिस्टम जो है चूज किए गए, उनके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इनका रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ताकि हम इन नॉर्मल मोड की क्या जान सकें बच्चों, सिमेट्री जान सकें। हमें यहाँ पे इनके नॉर्मल मोड जो होंगे, जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशन को ही हम क्या कह रहे हैं,
दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड नॉर्मल मोड। इन नॉर्मल मोड की हमें क्या फाइंड करना है, सिमेट्री फाइंड करनी है। इस चैप्टर में हम इसी को बच्चों आगे देखने वाले हैं। तो दो बेसिस है बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड और इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड। बच्चों जो वाइब्रेशन की जो स्टडी है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बच्चों दो हैं, एक तो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक है बच्चों इंफ्रारेड। तो इन्हीं दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसकी स्टडी करते हैं, वाइब्रेशन मोड की स्टडी करते हैं। दोनों अलग अलग टेक्निक्स हैं, रमन अलग टेक्निक है और इंफ्रारेड अलग टेक्निक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग है, लेकिन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसकी स्टडी करते हैं, जो वाइब्रेशन की स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल कितनी तरह से वाइब्रेट कर रहा है। तो वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता है, किसका आता है बच्चों, वाइब्रेशन की वजह से वो स्पेक्ट्रा आता है। तो यहाँ पर आपको कि रमन और इंफ्रारेड बच्चों दो टेक्निक्स हैं वाइब्रेशन की स्टडी करने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी चीज को मैंने बच्चों बुक में लिखा हुआ, कॉपी में लिखा हुआ नोटबुक में, कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं बच्चों, 3n होते हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या क्या चीजें बच्चों, ट्रांसलेशन मोशन है, वाइब्रेशन प्लस रोटेशन 3n हो गया। तो ट्रांसलेशन मोशन तो हमेशा कितने के बराबर होता है बच्चों, 3 के बराबर होता है। और रोटेशन जो हो सकते हैं बच्चों 2 हो सकते हैं लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए क्या होते हैं बच्चों 3 होते हैं। तो वाइब्रेशन का जो फार्मूला आ गया 3n - 6 क्या माइनस किया हमने, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन जो 3 माइनस कर दिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से। 3n - 5 में ट्रांसलेशन तो 3 थे प्लस रोटेशनल 2 थे, तो माइनस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार मैं बता रहा हूँ। रीजन क्या है, जब बच्चों हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो जो आएगा नंबर उसमें से हम माइनस करने वाले हैं। जो रिप्रेजेंटेशन कौन से हैं बच्चों, ट्रांसलेशन के लिए हैं, और रिप्रेजेंटेशन दूसरा प्लस रोटेशनल के रिप्रेजेंटेशन को माइनस करेंगे। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेशन आएगा किस में से माइनस करेंगे हम इसको, टोटल डिग्री ऑफ का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, तो हमारा क्या निकल का आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइब्रेशन निकल के आएंगे। जैसा कि इस फार्मूले को हमने ड्राइव किया 3n - 6 और 3n - 5, ट्रांसलेशन और रोटेशन माइनस किया था टोटल में से। ऐसी टोटल में से क्या माइनस करेंगे, रिप्रेजेंटेशन किसके, ट्रांसलेशन के और रोटेशन के माइनस करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहला काम तो होता है टोटल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना, और फिर बाद में आगे उसमें से माइनस कर देंगे हम जो है रिप्रेजेंटेशन किसके लिए बच्चों, ट्रांसलेशन के लिए प्लस रोटेशन के लिए। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेशंस आ जाएंगे वो वाइब्रेशन वाले रिप्रेजेंटेशंस आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसको किस तरह से हम करेंगे। बच्चों यहाँ पर एक चीज और याद रखो, टोटल जो है बच्चों यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग जो हमने कहा था, नॉर्मल मोड बच्चों दो में डिवाइड किए थे, एक तो स्ट्रेचिंग और दूसरे किए थे बेंडिंग की बात की थी। किसकी बात की थी, बेंडिंग की। तो स्ट्रेचिंग मोड जो है बच्चों, स्ट्रेचिंग मोड जो है जितने एटम होते हैं उससे एक कम होता है। आप देख सकते हो जैसे वाटर मान लीजिए कोई HCl ही है, HCl है, तो इसमें एक ही बॉन्ड स्ट्रेच या कंप्रेस होगा, तो बच्चों यही होगा, एक है, 2 एटम है तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग जो होंगी बच्चों मोड जो होगा वो केवल एक ही होगा। ऐसे बच्चों H2 है, 3 एटम्स है यहाँ पर, तो बॉन्ड तो 2 है, तो स्ट्रेचिंग कितनी होगी, 2 होगी। क्या निकल, मतलब जो स्ट्रेचिंग मोड होता है बच्चों जितने एटम होते हैं उसमें से -1। यहाँ पर 3 एटम थे तो स्ट्रेचिंग कितनी हो रही है, 2, क्योंकि 2 बॉन्ड्स ही हैं केवल। स्ट्रेचिंग या बेंडिंग, स्ट्रेचिंग या फिर स्ट्रेचिंग जो होगी बच्चों कितनी होगी, 2 ही होंगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उतनी ही स्ट्रेचिंग होगी, उसी में कंप्रेस और एक्सपेंड हो पाएगा। तो स्ट्रेचिंग जो होती है जितने एटम होते हैं उससे एक कम होती है। अगर 2 एटम के बीच में बॉन्ड है तो एक ही बॉन्ड है, तो स्ट्रेचिंग जो होगी मतलब कंप्रेस और एक्सपेंड होगा तो एक बॉन्ड ही होगा, तो 1 होगी वो। कहने का मतलब जो स्ट्रेचिंग होती है बच्चों, स्ट्रेचिंग मोड कितने के बराबर होते हैं, जितने एटम है -1, तो n-1। तो टोटल जो 3n - 5 आता है टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों 2 तरह के हैं, क्या है, एक स्ट्रेचिंग है प्लस क्या है बच्चों, बेंडिंग है। तो आपको बेंडिंग फाइंड आउट करना, तो स्ट्रेचिंग माइनस कर लो। स्ट्रेचिंग कितने होते हैं, n-1 होते हैं। तो बेंडिंग 3n - 6 फॉर नॉन लीनियर के लिए होते हैं, तो उसमें से n-1 स्ट्रेचिंग वाले आपने माइनस कर दिए टोटल में से, तो आपको कितने बच गए, 2n - 5 बच गए बेंडिंग मोड। ऐसी बच्चों यहाँ पर लीनियर मॉलिक्यूल में से स्ट्रेचिंग माइनस कर दिया, तो कितने बच गए, 2n - 4 बच गए बेंडिंग मोड फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया बच्चों स्ट्रेचिंग प्लस बेंडिंग मिलकर के क्या बना रहे हैं बच्चों, वाइब्रेशन मोड बना रहे हैं।
और वाइब्रेशन मोड कितने हैं नॉन लीनियर के 3n-6 है, और स्ट्रेचिंग जितने एटम है उससे एक कम होता है, n-1 होता है, प्लस बेंडिंग। आपको बेंडिंग फाइंड आउट करनी है तो n-1 को इधर ले जाओ, 3n-6 में से माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 2n-5 आ जाएगा, और बेंडिंग मोड वाइब्रेशन हम निकाल सकते हैं बच्चों। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम। समझ में आ गया, इंपोर्टेंट फार्मूला है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने बेंडिंग मोड होंगे। अगर वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो 2n-5 होंगे, अगर बच्चों लीनियर मॉलिक्यूल है 2n-4 होंगे। कहाँ से आया, वाइब्रेशन मोड हम जानते हैं टोटल लीनियर और नॉन लीनियर के लिए, और स्ट्रेचिंग मोड हम जानते हैं कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसमें से -1, तो फर्दर माइनस कर दोगे तो केवल क्या बच जाता है बच्चों, बेंडिंग मोड्स बच जाते हैं। थोड़ा सा इन फार्मूलों को बच्चों नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पर आगे चलने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर केवल यहाँ तक मैंने वीडियो में क्या बताया बच्चों, ये बताया कितने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, या फिर कितने स्ट्रेचिंग मोड होते हैं, कितने होते हैं, जितने एटम उसमें से -1। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्या किया, 3n-6 नॉन लीनियर के लिए, या 3n-5 लीनियर के लिए, या बेंडिंग मोड निकालना है तो इसको माइनस कर दो ऊपर वालों में से, तो आपको बेंडिंग मोड निकल आएंगी। क्लियर है इतनी कहानी। आगे बच्चों हमें देखना है कि इनके रिप्रेजेंटेशन 3n के टोटल के रिप्रेजेंटेशन कितने और कैसे निकल करके आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये सिंपल मेथड को लेकर के चलें, एक और मेथड था जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया आप लोगों को इस वीडियो में। तो हम सिंपल जो पहला वाला मेथड है वो मैट्रिक्स मेथड था, उसको क्लोज लुक करके क्या देखा है, डेवलप्ड फॉर H2 के लिए जो डेवलप किया गया था, मॉलिक्यूल अर्लियर रिवेल्स दैट, जो इससे पहला मेथड है जो जिसको हमें पढ़ने की नीड नहीं है, वो क्या रिवेल कर रहा है, एटम मैट्रिक्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल कैरेक्टर। एटम मैट्रिक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है टू ओवरऑल कैरेक्टर लाइज ऑन डायगोनल ओनली व्हेन द ऑपरेशन लीव द एटम अनचेंज्ड और अनशिफ्टेड। तो बच्चों करेक्टर के लिए, करेक्टर क्या होता है, डायगोनल का सम होता है, तो केवल वही एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मैट्रिक्स में जिनके जो एटम क्या है, अनशिफ्टेड है। ऐसा ऑब्जर्व करने पर मिला, अनशिफ्टेड है या फिर क्या है, अनचेंज है, वही करेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें करेक्टर रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है 3n के लिए, जैसे C2b मान लिया इस पॉइंट ग्रुप के लिए, तो जो ये ऑपरेशन है इनके क्या चाहिए, हमें यहाँ पे करेक्टर चाहिए होते हैं, यही तो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या चाहिए, करेक्टर्स चाहिए, करेक्टर फाइंड आउट करना है। तो करेक्टर कैसे निकल पाएंगे हमारे, हमने पीछे जो इसमें इन्होंने जो पहला मेथड था उसमें क्या ऑब्जर्व किया, जो उन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहता है जो एटम क्या है, अनशिफ्टेड होते हैं या फिर अनचेंज होते हैं, उनका ही केवल कंट्रीब्यूशन होता है। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द करेक्टर फॉर ईच क्लास, इनकी ईच क्लास के करेक्टर फाइंड आउट करने की जो हमारी प्रॉब्लम है, ऑपरेशन सिंप्लीफाई टू द लेवल ऑफ सिंपली डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो ये वाली सिंप्लीफाई हो जाती है, केवल क्या डिटरमाइन करना होगा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ऑपरेशन के समय अगर हम ये फाइंड आउट करते हैं कितने एटम अनशिफ्टेड हैं, तो इनके करेक्टर हम क्या कर सकते हैं, इन ऑपरेशन के करेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरऑल करेक्टर अगर हम फाइंड करना है, देन इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम अनशिफ्टेड, नंबर ऑफ एटम अनशिफ्टेड उसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइड किसे, बाय द करेक्टर पर अनशिफ्टेड एटम, जो करेक्टर्स है पर अनशिफ्टेड एटम, पर अनशिफ्टेड एटम के करेक्टर से क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। कंसीडर द ऑर्थोगोनल एटम मैट्रिक्स वर्क अर्लियर बाय यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर 5 मेन सिमेट्री एलिमेंट। तो द ओवरऑल करेक्टर देन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सच एटम अनशिफ्टेड, मल्टीप्लाई करना है करेक्टर पर अनशिफ्टेड एटम से। तो जो बच्चों करेक्टर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो ऑपरेशंस है ई की बच्चों मैट्रिक्स ये है तो इसके डायगोनल का सम करेक्टर है, एच बच्चों CN के जो के लिए रिप्रेजेंटेशन है बच्चों ये मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल का सम इसका करेक्टर है और डिपेंड करेगा थीटा C2 है तो बच्चों थीटा हो गया 120 हो गया। SN के लिए बच्चों ये मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल का सम, और प्लेन के लिए बच्चों ये मैट्रिक्स है उसके डायगोनल का सम, कोई प्लेन है तो यहाँ पर प्लेन का तो बच्चों क्या रहेगा 1 रहेगा डायगोनल का सम, यहाँ पर -1 रहेगा अगर इन्वर्जन है तो।
तो उनको जितने अनएक्सेप्टेड एटम है और इनके जो करेक्टर होंगे उससे मल्टीप्लाई करके बच्चों हमारा ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। थोड़ा सा जब एग्जाम्पल करेंगे तो ये जो चीज़ थ्योरेटिकल लग रही है ये सिंपल हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर ये करेक्टर का जो डायगोनल का सम है यहाँ टेबल में लिखा हुआ है। ई का बच्चों कितना आ गया, डायगोनल का सम 3 आ गया। इसका कितना हो गया 1 + 2 cos थीटा होता है बच्चों इसका करेक्टर। इसको देखेंगे तो कितना हो गया बच्चों -1 + 2 cos थीटा हो गया, इसका 1 आ गया। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया गया इस टेबल में हमने रिप्रेजेंट किया बच्चों करेक्टर्स रिप्रेजेंट यहाँ पर किए। ओवरऑल करेक्टर फाइंड आउट करना है तो नो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम को बच्चों ये जो करेक्टर्स हैं इनसे मल्टीप्लाई करके हमारा ओवरऑल करेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये जो कोई भी C2B का अगर आपको फाइंड आउट करना है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल हो गया, तो उसके जो ऑपरेशंस है कौन से कितने एटम अनशिफ्टेड हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है उसके जो करेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों। अगर C2 होगा तो थीटा 180 है, अकॉर्डिंगली उसके एंगल होंगे जैसे कि नीचे रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों। जैसे कि इसका बच्चों अगर प्रॉपर रोटेशन है उसका हमें जो करेक्टर फाइंड आउट करना है तो नोट नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम को उसके करेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। वो करेक्टर का थीटा क्या होगा, अगर बच्चों C2 है तो 180 है, C3 है तो क्या है बच्चों 120 है, C4 है तो 90 है, अकॉर्डिंगली ये रहेगा थीटा यहाँ पर। ऐसे बच्चों इम्प्रॉपर एक्सेस का जो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम को किससे मल्टीप्लाई करना 1 + 2 cos थीटा, लेकिन थीटा क्या है बच्चों S3 है तो बच्चों 60 है, S4 है तो 90 है, S6 है तो 120 है, S1 है तो बच्चों 0 है, क्योंकि S1 को हम क्या बोलते हैं बच्चों इन्वर्जन के इक्वल उसको बोलते हैं, और S2 होता है तो उसको किसके बराबर होते हैं बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री के बराबर, हमने पीछे देख चुके हैं के बराबर बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली है ना जो थीटा होते हैं तो ये टेबलाइज किए गए। तो आगे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों किस तरह से रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं उसको हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक जो हमने सीखा है तो बच्चों ये सीखा है कि रिड्यूसिबल, अगर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो 3n के लिए निकालना हमें क्या करना है, नोट नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम और उसको उसके करेक्टर से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों हम वाटर का हमने एग्जाम्पल लिया H2O। तो H2O का जो बच्चों पॉइंट ग्रुप होता है कितना होता है C2B, तो C2B इसका पॉइंट ग्रुप है। तो उसके अंदर क्या क्या बच्चों ऑपरेशंस होते हैं, E होता है सिमेट्री एलिमेंट, C2 होता है बच्चों सिग्मा XZ सिमेट्री एलिमेंट है और सिग्मा YZ सिमेट्री एलिमेंट है इसके लिए। तो ये सारे ऑपरेशंस क्या करने हैं बच्चों इस वाटर मॉलिक्यूल पे अप्लाई करना है और देखना है कौन से नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम है। अगर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो कुछ भी शिफ्ट नहीं होता, तो इससे उसका बच्चों E की जगह लिख दिया हमने नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम हो गया 3। अगर C2 अप्लाई किया इस तरह C2 अप्लाई किया तो O तो आ गया एक्सेस पर, ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे बच्चों एक्सचेंज होंगे, तो दोनों हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं शिफ्ट हो रहे हैं। केवल एक ही अनशिफ्टेड है क्या है वो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आ गया बच्चों 1। सिग्मा XZ जब प्लेन अप्लाई कर रहे हैं ये क्या रहता है बच्चों परपेंडिकुलर प्लेन रहता है, तो हाइड्रोजन आपस में क्या हो रहे हैं एक्सचेंज हो रहे हैं। तो अनशिफ्टेड क्या रह रहा है बच्चों एक ही एटम रह रहा है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। YZ तो बच्चों YZ में तो ये पेपर है तो YZ पर है, तो इसका मतलब सारे के सारे एटम्स कहाँ आ गए उस प्लेन पर आ गए, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने होगा 3 होगा। तो इस तरह से हमने इस रो में ये लिख दिए बच्चों कितने नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। हमें करेक्टर ये फाइंड आउट करना है, करेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना 3n के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो हम फार्मूला पहले से जानते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकला है प्लस मल्टीप्लाई कर देना उनके करेक्टर से जो टेबल में दिए हुए थे। क्या क्या दिए थे बच्चों आइडेंटिटी के लिए करेक्टर जो होता है कितना होता है 3 होता है, तो इस 3 की और नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम की मल्टीप्लाई की है तो कितना आ गया 9 आ गया। ऐसे C2 के लिए जो करेक्टर होता है जो करेक्टर टेबल में उसके डायगोनल का समय कितना आ रहा है बच्चों -1 आ रहा है, इस 1 की और इसकी मल्टीप्लाई की है क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आएगा बच्चों रिप्रेजेंटेशन, उन रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर्स आएंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करिए तो बच्चों क्या आ गया -1 आ गया। इसकी प्लेन का करेक्टर जो बच्चों 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से की तो क्या आ गया 1 आ गया, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 3 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये रिप्रेजेंटेशन निकल करके आया। हमने NUS नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम और उनके करेक्टर की मल्टीप्लाई की। करेक्टर जो है बच्चों ये करेक्टर कहाँ से लिए गए हैं, ये जो टेबल्स होती हैं इनके रिप्रेजेंटेशन की जो ऊपर दिखाई गई थी, ये जो टेबल है इनके डायगोनल का सम, क्योंकि वहाँ पर C2 है तो ये उनका क्या कर दिया है बच्चों थीटा 180 रखा हुआ है, ठीक है थीटा 180 रखा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो आ जाता है ये रिप्रेजेंटेशन
आ जाता है 3n के लिए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। ये हमारा जो है बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन आ गया 9 - 1 1 3। ठीक है, 9 - 1 1 3 ये जो है मैंने उठा करके नीचे रख दिया है। यहाँ पर जो हमने निकाला है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम को मल्टीप्लाई किया है करेक्टर से, उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन हमारा आया है। तो आगे क्या करते हैं बच्चों, इसमें ये तो आ गया हमारा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, किसके लिए बच्चों, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n के लिए। तो आगे हमारा काम ये रह जाता है, इसमें काम क्या करना कि ये जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से कंबाइन होकर के रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो कितने नंबर ऑफ ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ये जो आया है 3n, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना कितने नंबर ऑफ A1 है, कितने नंबर ऑफ A2 है, कितने नंबर ऑफ B1 है और कितने नंबर ऑफ B2 है, ये आपको फाइंड आउट करना। तो ये पता कैसे चलेगा कि इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कितने नंबर ऑफ ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और वो किससे, स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला, उससे फाइंड आउट करेंगे कि इस इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कितने A1 है, कितने नंबर ऑफ A2 है और कितने नंबर ऑफ B1 है और कितने नंबर ऑफ B2 है। तो इसको देखने के लिए तो बच्चों प्रीवियस वीडियो आप देखोगे। हम क्या करते हैं बच्चों, ऑर्डर से डिवाइड कर दें, तो हमने क्या लिखा है 1/4, एक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाई की है 3 की। एक तो ऑर्डर बच्चों क्लास का जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे कि इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि जी सब के लिए क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करैक्टर की मल्टीप्लाई करनी है किससे, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो कि आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो। सपोज A1 में फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ A1 है, यहाँ पर लिखा है बच्चों G, फिर लिखा है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, लिखा है बच्चों 9, पहला करैक्टर है इसका, और A1 फाइंड आउट करना है तो ये A1 1 आ गया। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और ये प्लस फिर से G, क्योंकि सबके लिए तो 1 है। रिड्यूसिबल फिर बच्चों इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लिखा है रिड्यूसिबल का -1, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करैक्टर -1, उसकी मल्टीप्लाई इरिड्यूसिबल से, इसकी -1 की मल्टीप्लाई किससे 1 से, ठीक है, और इसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हुए 1 की मल्टीप्लाई करते हुए बच्चों 1 की मल्टीप्लाई करते हुए इसके साथ और इसके साथ, ऐसे इस G की मल्टीप्लाई इसके साथ और फर्दर इसके साथ। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया है, तो हमें पता चला कि इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में A1 कितने हैं बच्चों, 3A1 है। सेम वे में अब A2 पकड़ेंगे हम, उसकी मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट करेंगे कितने A2 है, तो A2 आए बच्चों 1। ऐसे B1 फाइंड आउट करेंगे आएंगे 2, B2 फाइंड आउट करेंगे तो आएंगे बच्चों 3। तो अगर इस फार्मूले को यूटिलाइज करके इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो निकालेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। फाइनली ये जो हमारा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है 3n के लिए, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, तो टोटल उसमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितने आए बच्चों, ये निकल करके आए कितने 3 और 4 4 2 4 और 2 6 6 और 3 9, टोटल 9 आए, ठीक है वाटर के लिए। तो वाटर के लिए आप वैसे फार्मूला लगा के देख सकते हो, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर 3n - 6 होंगे, लेकिन टोटल तो 3n होते हैं, तो कितने आएंगे 3n मतलब 3 आइटम है तो 9 हो गए। तो क्योंकि ये क्या है बच्चों 3n है, तो टोटल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो जिनसे ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिलकर बना था उसमें कितने नंबर्स में, वो 9 है। अब बच्चों हमें करना क्या, हमें तो फाइंड आउट करना है वाइब्रेशन के लिए। तो वाइब्रेशन के लिए क्या करोगे, 3n वाला जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें से माइनस करोगे ट्रांसलेशनल वाला रिप्रेजेंटेशन प्लस रोटेशनल वाला रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों माइनस करने होंगे। तो आगे देखते हैं बच्चों, वाइब्रेशनल के लिए रिप्रेजेंटेशन हमें निकालना है, तो ये आ गया बच्चों 3n के लिए टोटल के लिए, इसमें से माइनस करेंगे ट्रांसलेशन और रोटेशन। इसको ध्यान से देखो, ट्रांसलेशन का कहाँ से पता चलेगा और रोटेशन के रिप्रेजेंटेशन कहाँ से पता चलेंगे। तो बच्चों ये पता चलेंगे हमें पीरियडिक मतलब करैक्टर टेबल से। तो ट्रांसलेशन में बच्चों जिन इन रिप्रेजेंटेशन के आगे, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के आगे बच्चों x लिखा है, तो वो बच्चों x ट्रांसलेशन के लिए, y लिखा है जिसके सामने वो y ट्रांसलेशन के मोड के लिए रिप्रेजेंटेशन, और जिसके सामने z लिखा है वो z एक्सिस पर ट्रांसलेशन के लिए। x y z बच्चों ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए होते हैं। तो यहाँ पर A1 रिप्रेजेंटेशन है और x के सामने कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, B1 B2। तो ट्रांसलेशन वाले डिग्री ऑफ मोड के लिए जो बच्चों सिमेट्री कौन कौन सी है, x के अलोंग बच्चों B1 सिमेट्री का है, y के अलोंग B2 का है, z के अलोंग A1 है। मतलब ट्रांसलेशन में
तो 3 रहते हैं, A1 मोड का है, B1 का प्लस B2 का। ये यहाँ पर हमें करेक्टर टेबल से पता चला जहाँ पर XYZ लिखे हुए हैं, A1 के सामने लिखा हुआ है, B1 के सामने और B2 के सामने। रोटेशन का कैसा पता चलता है बच्चों, उनकी सिमेट्री क्या होगी रोटेशन मोड की, तो जिनके सामने RX एक्स एक्सिस के अलग रोटेशन है, RY जिसके सामने लिखा और RZ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये फंक्शन लिखे होते हैं, लीनियर फंक्शन के लिए बच्चों एक कॉलम होता है करेक्टर टेबल में, वहां से हम देख रहे हैं। तो RX की जो सिमेट्री है बच्चों B2 है, RX कहाँ पर है, ये वाला RX है, इसकी सिमेट्री क्या है बच्चों B2 है। RY की सिमेट्री आप देखोगे RY के सामने B1 लिखा है तो उसकी सिमेट्री B1 है, RZ की सिमेट्री A2 है। तो टोटल रोटेशनल कितने हैं, A2 प्लस B1 प्लस B2, ये मैंने लिख दिया है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो रिप्रेजेंटेशन आए थे बच्चों ये आए थे, इसमें से कौन से माइनस करने, ट्रांसलेशनल रोटेशनल, ये जो ट्रांसलेशन और रोटेशन माइनस करने, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये थे के लिए रिप्रेजेंटेशन थे। तो ट्रांसलेशन के लिए हमने करेक्टर टेबल से देखे तो ये वाले निकल का है माइनस, रोटेशनल वाले माइनस करने, ये वाले टोटल में से इनमें से माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने पे आ रहे हैं बच्चों 3 रिप्रेजेंटेशन आए, 2n माइनस 2a प्लस B2 सिमेट्री का बच्चों वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ मोड के लिए रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इस तरह से निकल करके आए। आप इसको किससे देख सकते हो, 3n माइनस 6 से देख सकते हो। वाटर के लिए n नंबर ऑफ एटम, वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम, माइनस 6 9 माइनस 6, तो 3 मोड आनी चाहिए, तो जो कि 3 मोड यहाँ पर ये बच्चों लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हमने वाइब्रेशनल के लिए बच्चों जो सिमेट्रीज हैं, एक तो बच्चों 2 मोड्स किस तरह के, A1 सिमेट्री के, और 1 मोड क्या है B2 सिमेट्री का निकल करके आया। तो बच्चों यहाँ पर 3 मोड्स ये जो आए कौन से, 2 के आए बच्चों, 2A1 सिमेट्री के मोड निकल के आए, और एक जो निकल के आया बच्चों B2 सिमेट्री का निकल के आया। तो बच्चों 3 पॉसिबल कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मतलब जब दोनों बॉन्ड्स एक साथ क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है। और अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बच्चों कौन सी है, एक क्या हो रहा है कंप्रेस हो रहा है बॉन्ड, और एक क्या हो रहा है एक्सपेंड हो रहा है, उसके बोलेंगे अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। यहाँ पर A1 सिमेट्री का एक क्या है बच्चों, बेंडिंग मोड है। तो बच्चों ये जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये कैसे पता चला है कि ये A1 सिमेट्री का है, तो इसको देखने के लिए हमें इस पे अप्लाई करने होंगे बच्चों जो कि हमारे क्या है सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। तो उसमें चेंजेस अगर आएगा तो बच्चों -1, अगर नहीं चेंज आएगा उसमें तो क्या है +1, अगर ऑपरेशन सिमेट्रिक है। तो ये अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करने पे तो कहीं भी बच्चों कोई चेंजेस आता नहीं, तो उसके लिए क्या हो गया बच्चों, सिमेट्रिक +1 हो गई। अगर आपने इस पर C2 अप्लाई किया इस पर, तो जो एरो है ये इधर एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक ऑपरेशन है तो C2 के लिए भी क्या है बच्चों, +1 आया। सिग्मा XZ अब सिमेट्रिक ऑपरेशन अगर आप इस पे अप्लाई करोगे, मतलब इसके परपेंडिकुलर, तो आपस में एक्सचेंज होंगे, सिमेट्रिक ऑपरेशन है। ये भी सिग्मा BXZ क्या निकल कर आएगा बच्चों, इसका भी 1 ही ऑपरेशन आया। सिग्मा स्टार YZ जो हम यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, प्लेन में है, ये प्लेनर है, तो यहाँ पर भी बच्चों सिग्मा डैश BYZ का 1 ही आया। तो ये सारे +1 के सिमेट्री के रहते हैं बच्चों, A1 सिमेट्री के। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, A1 सिमेट्री के बच्चों हैं। इसी तरह से बच्चों हम अप्लाई करके सबके देख सकते हैं कि इनके बच्चों किस तरह की इनकी जो है सिमेट्री है। इससे आगे बच्चों अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं।